नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज से हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं क्योंकि इससे पहले तक फिजिक्स के एमसीक्यू हो चुके हैं और जो भी आगे रहेंगे वो हम लोग केमिस्ट्री कवर होने के बाद मिसलेनियस रूप में करते हुए चलेंगे। क्योंकि पहली प्राथमिकता ये है जो यूट्यूब में आप लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए कि सब्जेक्ट एक बार कवर हो जाए, सब्जेक्ट कवर हो जाए, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे जो कि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उठाकर किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके जो भी पीडीएफ हैं वो आप लोगों को ऐप पर प्राप्त होने वाले हैं। तो आप हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जाकर मात्र 30 रुपये में आपको सारे एमसीक्यू जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड हैं सभी प्राप्त होने वाले हैं। तो उसको परचेस करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन रहने वाले इस वाले लेक्चर में। ठीक है, इससे पहले मैं बताऊंगा इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कि अभी जो प्रयोगशाला परिचारक का वैकेंसी आया हुआ है उसके कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो उसे परचेस करके अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है। तो तैयारी जो कर रहे हैं या जिनको लगता है कि हमारी तैयारी हो चुकी है वो उस टेस्ट सीरीज को परचेस करके अपनी तैयारी का आकलन कर लें। उससे ये होगा कि आप कहाँ पर पिछड़ रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, या फिर आप कहाँ पर अच्छा और कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको पता चलता जाएगा। तो टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी दिलाइए। और साथ में ये सारी तो जितने भी एग्जाम आएंगे जहाँ भी साइंस पूछा जाता है उसके लिए काम के ही है। साथ में एक और कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया जो कि कृषि उपज मंडी से संबंधित है। तो कृषि उपज मंडी से निकले पोस्ट में भी साइंस पूछा जा रहा है और साथ में जो अधिनियम है उसके भी हमारे कोर्स में अवेलेबल है। तो वो आप परचेस करके पढ़ सकते हो, उसके भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊँ अगर, तो केमिस्ट्री जनरली लोगों को लगता है कि थोड़ा सा टफ होने वाला है, इसमें चीज़ों को ज़्यादा याद रखना पड़ता है, ज़्यादा समझना पड़ता है। फिजिक्स तो हम इधर उधर से रिलेट करके समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री को भी आप इधर उधर से रिलेट करके याद करने तो के लिए तो समझ ही सकते हो। अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एकदम एक दिन में आप समझो भी और दूसरे को समझाने के लायक हो जाओ, वैसा कभी नहीं होता। जो एमएससी करके भी बैठे रहते हैं, पीएचडी भी कर लिए रहते हैं, लगभग उनको भी कुछ चीज़ों को समझने में बहुत परेशानी जाती है, क्योंकि उन्होंने उस फील्ड में अगर 7-8 साल में दिया है फिर भी अगर समझने में परेशानी जा रही है तो हम तो फिर इस फील्ड में बहुत कच्चे हैं उनके मुकाबले। तो हमारी प्राथमिकताएं क्या है कि हमारा एग्ज़ाम निकले और उसके लिए क्या है, हमें चीज़ें याद हो। तो बेसिकली अब चीज़ों को याद करने के वे में जाएं। जो चीज़ समझ नहीं आता उसको कोशिश करें कि याद रख लें एग्ज़ाम के लिए। फिर आगे जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब तो आपको बहुत सारी चीज़ों को वहाँ सिखाया जाएगा जो प्रयोगशाला में काम आने वाले हैं। ठीक, तो पहला आपका मोटिवेशन ये रहना चाहिए किस तरीके से चीज़ें याद हों, और मेरा भी काम ये रहेगा कि मैं किस तरीके से आपको चीज़ों को याद कराऊँ। ठीक है, तो किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है, केवल पढ़ते जाना है। अब अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की इतनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो कितने स्टेट, बेसिकली सबको पता था 3 स्टेट या फिर 4 स्टेट, पर दोनों गलत है। टोटल 5 स्टेट के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट करके एक और 5वां पदार्थ तय किया गया है, प्राप्त किया गया है। तो 5 अवस्थाएं होती हैं, इसका आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखूं, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, कैसा हो सकता है? समांगी हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। समांगी और विषमांगी दोनों, हाँ, तो जब दोनों हो सकते हैं तो दोनों आंसर आएगा। समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जो समान समान चीजों से मिलकर बना हो समांगी है ना, और जिसके प्रत्येक कण में समान गुण हो, और जो अलग अलग आयतन में मिला हो विषमांगी, और जिसके प्रत्येक बूंद या फिर प्रत्येक आयतन का जो अनुपात हो या फिर उसका गुण हो थोड़ा अलग हो तो विषमांगी। ठीक, तो समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का होता है। फिर देखते हैं हवा क्या है। हवा एक क्या है? शुद्ध मिश्रण है? नहीं,
केवल मिश्रण का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है? नहीं, ये तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी तत्व जो गैसियस फॉर्म में वो भी पाए जाते हैं। यौगिक जैसे कि वाष्प हो गया, वाष्प क्या है? H2O, तो ये एक यौगिक है। तो यौगिक का भी मिश्रण होता है। तो तत्व और यौगिकों का मिश्रण होता है कौन सा? हवा। तो हवा के लिए आंसर ये है। फिर इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। किसका? मक्खन का खट्टा होना। क्यों? क्योंकि शुरू में जब आप मक्खन प्राप्त करते हैं वो थोड़ा मीठा होता है उसका स्वाद, लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा इसको थोड़ा दिनों बाद खट्टा कर दिया जाता है। CO2 सूखी बर्फ बनाना, लगेगा कि ये भी सही है बट ये नहीं होता। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये भी नहीं होता। और चुंबकीकरण, ये भी नहीं होता, क्योंकि ये दोनों चीज तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। सूखी बर्फ का बनना, ये भी अवस्था में परिवर्तन है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। फिर देखते हैं उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिससे गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। और जस्ट इसका उल्टा, ठोस से गैस बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमिशन। तो डिपोजिशन वो है जिससे गैस को सीधा ठोस वस्तु में प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? अविभाज्यता मतलब क्या? उसको और छोटे रूपों में तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बारे में बताया था किसने? डाल्टन ने। तो डाल्टन वो पहले वैज्ञानिक थे जिसने परमाणु सिद्धांत दिया था और बताया था कि परमाणु किसी भी तत्व में पाया जाने वाला सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, जो कि आगे चलकर गलत हो गया। तो अविभाज्यता का सिद्धांत बोले, अविभाज्यता के बारे में किसने बताया? तो डाल्टन ने बताया था। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज, बोर, इसका भी अपना परमाणु मॉडल आता है जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करता है। तो रदरफोर्ड ये भी नाभिक की खोज करता है, नाभिक को बताया था। बहुत छोटे पार्टिकल में, बहुत छोटे क्षेत्र में पॉजिटिव आयन पाया जाता है, और उसी पॉजिटिव आयन जो रहता है वो कहाँ रहता है? किसी तत्व के नाभिक में रहता है। फिर सातवां, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। बहुत ही सरल है। तत्व आपस में मिलेंगे, एक ही तत्व के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु मिलाते हैं। जैसे O+O, एक एक परमाणु मिला के O2 अणु बना दिए, इस तरीके का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होता है? Ca और O का अनुपात क्या होता है? तो पहले तो सबसे पहले आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। कैल्शियम और ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और उसका जस्ट डबल आप कर दोगे तो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो 40, और इसका परमाणु क्रमांक 8, जिसका द्रव्यमान हो जाएगा 16। इसका अनुपात कितना है? तो ये 8 से 2 बार में और ये 5 बार में, तो 5:2 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है? ऊपर क्या बोला गया था? परसेंटेज, अनुपात निकाल दो। यहाँ बोल रहा है परसेंटेज बता दो। तो सिमिलर आपको हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का भी मैंने बताया 16 होता है। लेकिन यहाँ 1 रहेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके पास 2 अणु है या 2 परमाणु है, तो मल्टीप्लाई 2 करोगे तो इसका 2 धनिय 16। तो टोटल H2O के अणु का भार कितना हो जाएगा? 18। अब इस 18 में हाइड्रोजन कितना है पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन तो मैंने निकाला भाई 2, इसमें 18 में परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई 100। सेम अगर इस प्रकार की चीजें पूछा जाता है तो सेम प्रोसेस करना है। ऊपर द्रव्यमान का प्रतिशत पूछा था तो सेम द्रव्यमान निकालो, अनुपात निकाल दो। तो यहाँ देखो 2 से 9 बार में जाएगा, फिर 9 से 9 कम 9 कम, ये 1 1 चलते जाएगा। तो 11.11 सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीजें हैं। आपको 30 तक का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। 30 तक का परमाणु क्रमांक याद और उसके परमाणु द्रव्यमान नहीं पता है तो बेसिकली मोस्ट ऑफ एलिमेंट का जस्ट उसका परमाणु क्रमांक का डबल परमाणु द्रव्यमान होता है। तो एटॉमिक नंबर का उसका डबल कर दोगे आप लोग तो एटॉमिक मास प्राप्त हो जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो कभी भी परमाणु भार के बारे में बता रहा है, तो परमाणु भार के बारे में बता रहा है तो परमाणु भार के बारे में बोलना है ना, तो हाइड्रोजन लेना। तो हाइड्रोजन के द्वारा तुलना करके बताया जाता है कि उसका परमाणु भार कितना है। ऑक्सीजन के बारे में बताना है तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से 16 गुना अधिक है, भारी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से हमें तुलना करना है, हाइड्रोजन से तुलना करके ही प्राप्त किया जाता है और किसी चीजों का परमाणु भार। तो इसका 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कैसे प्राप्त किया होगा? जब इससे तुलना किया गया कि कितने हाइड्रोजन परमाणु को एक ओर रखने पर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो 16 हाइड्रोजन परमाणु को रखा होगा तब 1 ऑक्सीजन परमाणु प्राप्त हुआ होगा। तो पता चला भाई ये 16 गुना ज्यादा है, मतलब उसका 1 है तो इसका 16 होगा। तो ऐसे प्राप्त किया जाता है।
फिर मैग्नीशियम के 144 ग्राम में मौजूद परमाणु कितने हैं, तो कितने मौजूद है भाई, तो 144 ग्राम में कितने हैं आपको बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में मैग्नीशियम कितना होता है। तो 1 ग्राम में मैग्नीशियम कितना होगा, जितना उसका AMU है, परमाणु द्रव्यमान है, कितना होता है मैग्नीशियम का होता है 24। तो 24 होते हैं 1 ग्राम में, तो 144 ग्राम में कितने होंगे, 24 से डिवाइड कर दो, तो उसमें उतने परमाणु आपके प्राप्त हो जाएंगे। देखो भाई 1 ग्राम के अंतर्गत 24, तो 144 ग्राम में कितने परमाणु मौजूद होंगे, ये परमाणु है ना, एक परमाणु के अंदर, माफ करना, एक परमाणु के अंदर 24 ग्राम का होता है, ये 24 उसका वेट होता है, गलत बोल दिया था। मैग्नीशियम के एक परमाणु में 24 उसका भार होता है, तो टोटल 144 ग्राम में जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो उतने परमाणु प्राप्त हो जाएंगे। समझे नहीं, शुरू में क्या मैंने कंफ्यूज कर दिया इसलिए। अब देखो मैंने क्या बोला, Mg मैग्नीश, इसका मैंने बोला एक परमाणु के अंदर उसका जो भार होता है वो कितना होता है 24, तो 144 ग्राम में कितना होगा, एक का 24 है तो 24 से डिवाइड कर दो भाई, कितने बार में जगह 6, मतलब 6 परमाणु होगा। समझ में आया, तो 6 परमाणु मिलाकर 144 ग्राम का बनता है, तो ये ध्यान में रखना। तो 144/24 करना सीधा सीधा, और ये नहीं आ रहा समझ में, जो बोला और कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो सीधा ध्यान में रखना, कभी भी कितने परमाणु मौजूद है पूछा जाए तो टोटल जितना वेट बताया जाए उसमें उस तत्व का वेट को डिवाइड कर देना, तो उतने परमाणु मिल जाएंगे। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। शायद ये चीज लास्ट वाला आपको इजीली समझ में आया। फिर देखते हैं यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी है। तो मोल की संख्या क्या होती है, तो पहले तो मोल आपको पता होना चाहिए। तो 1 ग्राम अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या ही 1 मोल कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले मैग्नीशियम में बताया, तो उसमें क्या रहेगा 24 ग्राम प्राप्त होता है आपका वेट, 1 ग्राम परमाणु का वेट कितना प्राप्त होता है 24, वहां पर 44 ग्राम लिखा था, या 1 ग्राम ना बोल के 1 ग्राम क्या बोलना चाहिए यार, वहां पर एक एलिमेंट, एक जो अणु होता है उसमें कितने होते हैं 24 ग्राम परमाणु होते हैं, तो 144 में कितने होते हैं 6 परमाणु आपके निकल के आता। ठीक है, उसी प्रकार का सेम यहाँ पर 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी है, तो पानी बोल रहा है, पानी मतलब क्या H2O, H में कितना होगा 2, इसमें कितना होगा 16, दोनों को ऐड कर दूंगा 18 इसका वेट होता है। ये तो 1 ग्राम का वेट है, मेरे तो 90 ग्राम में कितने होगी, तो 90 में भाई डिवाइड कर दो, 18×5 90, तो 5 मोल इसके प्राप्त होते हैं। और मोल बराबर मैंने क्या बताया, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, तो 90 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 5, तो 5 मोल। ठीक, अगर जो बोल रहा हूं वो समझ में ना आ रहा हो तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया जो भार दिया रहे उसको लेना और उसमें किससे डिवाइड करना, जो उसका एक्चुअल भार रहता है, जैसे कि अभी 18 निकाला, यहाँ पर मैंने 24 बताया, वैसे ही सिमिलर चीज। फिर देखते हैं किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणु या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया था 1 मोल बराबर क्या होता है 1 ग्राम परमाणुओं, 1 ग्राम अणु में परमाणुओं अणु या आयनों की संख्या को कहा जाता है। ठीक है, 1 ग्राम के अंदर जितने अणु परमाणु या आयन मौजूद होते हैं उसी को 1 मोल कहा जाता है। बुक में घर में जाकर देख लेना, यही परिभाषा तो, या नेट में सर्च मार लेना। ठीक, अब इसी 1 मोल को और किस नाम से जाना जाता है, तो एवोगेड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 × 10⁻23, ये इसकी वैल्यू होती है, ये याद रख लेना। तो एक एवोगेड्रो या एवोगेड्रो संख्या बोलते हैं 1 मोल को। फिर देखते हैं, और वो एवोगेड्रो संख्या ना हर एलिमेंट के लिए वही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एलिमेंट कोई भी हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूरेनियम, सल्फर, फास्फोरस, सबके लिए वो सेम होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, KCl या KCl होना चाहिए, KCl नहीं है, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं। तो आपको तो अभी मैंने बताया 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। यहाँ कितने का पूछ रहा है 0.5 का पूछ रहा है, तो 1 में इतना है तो 0.5 में कितना होगा, सिंपल मैथ्स लगेगा, गुना 0.5 कर लो, 1 के अंदर ये है। अगर 5 मोल में पूछता तो मल्टीप्लाई 5 मोल कर देते, 10 बोलता तो मल्टीप्लाई 10 कर देते। अब 10.5 है, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, ये दशमलव अभी नहीं लगाते, दशमलव कब लगाएंगे, यहाँ पर 1 दशमलव, यहाँ पर 1 2 3, तो टोटल 4 दशमलव, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 के बाद, तो ये
इंटू 10⁻23। ये गुना करके देखना, 5 दूनी 10 का 0 हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल आई 1, 0 था तो 1 आ गया, 5 छक्के 30, 4 अंक के बाद 10 मिला तो 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये आएगा आंसर। ये सिमिलर है ना, 3.01 सब जगह है। घात को देखना 23 वाला है तो 23 वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या था, कितने अणु होते हैं, तो 1 मोल के अंदर मुझे पता था इतने होते हैं, तो 0.5 मोल के अंदर कितने होंगे उतने से गुना कर दो, सिंपल। ठीक है, अब खाली स्थान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। कौन सा प्रकृति के अनुसार विद्युत रूप से धनात्मक होती है, तो धातुएं होती है। धातुएं विद्युत रूप से धनात्मक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, उष्मा की सुचालक होती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली होती है, धन आयन वाली होती है, सारी धातुएं होती हैं। अधातुएं विद्युत रूप से ऋणात्मक होती है, विद्युत की कुचालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली होती है और ऋण आयन प्रकार की होती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये थे धातुओं और उपधातुओं के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में कौन सा पाया जाता है, तो आपका अधातु है। अधातु जो है वो तीनों रूप में पाया जाता है। तीनों में क्या, तो ब्रोमीन है एक, द्रव के रूप में पाए जाने वाला कौन सा है, ब्रोमीन। गैस के रूप में नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो पढ़ते हैं वो। ठोस के रूप में क्या है, सोडियम मान लो, Na। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, खालिस्तान 17वां, एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, तो ब्रोमीन अभी मैंने बताया, ब्रोमीन वो अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है। पारा ये भी होता है लेकिन ये क्या है, धातु है। अच्छा, वहाँ सोडियम नहीं आएगा, सोडियम तो मेरे ख्याल से धातु होता है, तो माफ करना, सोडियम नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पर सोडियम आप मत लेना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। आयोडीन सल्फर आएगा वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आयोडीन आप आंसर लेना, आयोडीन कार्बन ये सब क्या है, आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम नहीं लेना, ठीक, सोडियम नहीं लेना, सोडियम मैंने गलत बताया। वहाँ क्या आएगा आपका, कार्बन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, आयोडीन आएगा। ये सारे क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। सोडियम तो एक प्रकार का धातु होता है, क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय मृदा धातु जो बोलते हैं उसमें आता है सोडियम। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो ऊर्ध्वपातन कौन सा कर सकता है, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, या नीचे और दिया होगा, क्या अमोनियम क्लोराइड सही आंसर होगा। ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या, ये ठोस अवस्था में होगा, इसको जलाओगे तो आप गैसीय फॉर्म में हो जाएगा। इसके साथ और चीज याद रखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, नेपथलीन, आयोडीन, कपूर, ये सारी चीजों को याद रखना। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विघटन। विद्युत विघटन के द्वारा ही हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं हम लोग। इसको जब जलाएंगे तो गैसियस फॉर्म में आकर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, तो पानी से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। समुद्र के पानी से के अलवणीकरण मतलब डिसलिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है, तो ये आशवन के द्वारा हम लोग पानी के से अलवणीकरण, पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, आशवन। तो अलवणीकरण से आसवन याद रखना। ठीक है, अलवणीकरण से आसवन आपको याद रखना। किसका, तो समुद्र के पानी का। तो जैसे समुद्र के पानी का आंख में चले जाता है तो आंसू निकलता है ना, तो वहां से समुद्र के पानी का अलवणीकरण किया जाता है आसवन के द्वारा। खालिस्तान एक सतह की घटना है, तो ये भाप बनना जो होता है ना, एक सतह की घटना है। जैसे हम लोग किसी भी पात्र में पानी को जब गर्म करते हैं तो इसका वेपर इसके नीचे से ऐसे आता है क्या, नहीं, ये ऊपर से ऐसे ऐसे उड़ने लगता है। तो सतह की घटना क्या होती है, भाप। अब बोलोगे सर सतह पर पसीना भी आता है, स्वेद मतलब पसीने, तो ये संरंध्रों से निकलता है, आपके डायरेक्ट स्किन के ऊपर से नहीं बन जाता है। ये आपके शरीर में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं वहां से निकलता है स्वेद। क्वथन क्या है, तो एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है और उत्पादन भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ये आपकी क्वथन जो आएगी
वो आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स में काम आता है। क्वथन मतलब क्या, किसी भी चीज़ को उबालना। तो उबालने की प्रक्रिया सतह पर नहीं होती है, ये नीचे से उबलते हुए आएगा ऊपर, नीचे का पानी गर्म होगा ऊपर आएगा, फिर ऊपर का नीचे, इस प्रकार का साइकिल चलते जाता है। तो नीचे से चालू होता है क्वथन की प्रक्रिया। भाप जो बनता है वो ऊपरी सतह पर बनता है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्रव के ठोस में परिवर्तन, द्रव का ठोस में जस्ट बदलना है। द्रव पानी को जो हम लोग जमा देते तो बर्फ बन जाता है, ठोस हो जाता है। तो क्या होता है? हिमीकरण। सिंपल, पानी को हमने बर्फ बना दिया, द्रव से ठोस, तो हिमीकरण, जमा कर ही बनाया। विखंडन, टूटना, संलयन, जुड़ना, ये सब क्रियाएं किस में होती है? संलयन आपके सूर्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 123, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण ज्ञात करो। सांद्रण क्या होता है ये समझना। मास मतलब तो द्रव्यमान नॉर्मल, सांद्रण क्या होती है? सांद्रण मतलब किसी भी विलयन में हम लोग किसी पदार्थ को जब मिलाते हैं तो उसका सांद्रण चेंज हो जाता है, मतलब उसकी मोटाई चेंज होती है, समझ लो। पहले पतला था पानी, अब मोटा हो गया, या उसमें किसी चीज को हम लोग कितना मिलाया, वो उसकी सांद्रण कहलाती है। तो जैसे एक गिलास पानी है, उसके अंदर हम लोग शक्कर या नमक मिलाया, तो जो शक्कर और नमक मिलाया ना, वो उसके सांद्रण को बताएगा कि हाँ इतना इसका सांद्रण है, इतना इसकी सांद्रण कम है। जिसमें ज्यादा शक्कर मिलाया उसका सांद्रण बढ़ जाएगा, जिसमें कम मिलाया उसमें कम रहेगा। तो सांद्रण उस चीज को बताता है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी को मिलाया जाएगा, तो टोटल मिलाने पर कितने का विलयन बन गया? अब 200 ग्राम का विलयन बन गया ना। अब इस 200 ग्राम में बोल रहा है कि उसमें विलयन में मास का सांद्रण कितना होगा। तो मास प्रतिशत के द्वारा बताना है, मतलब और भी अलग अलग तरीके से सांद्रण बताया जाता है, जिसमें उसने मास प्रतिशत के जरिए पूछा है। मास प्रतिशत मतलब उसकी जो द्रव्यमान है उसके आधार पर बताना है। तो द्रव्यमान कितना है इसके? 50 ग्राम है, और जो मिलाया जाता है वही सांद्रण बताता है। और परसेंट के लिए क्या है? ये प्रतिशत बोला था 100, अभी कट गया भाई 2 से 25 बार में, तो 25% का सांद्रण है इसके अंदर। इस विलयन का सांद्रण कितना है? 25% है। क्यों? क्योंकि जो विलयन बन रहा है उसमें 50 ग्राम घोल मिलाया गया है, और ये कितना है टोटल का? 25%, इसलिए 25% इसकी सांद्रता होगी। फिर CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान का है, तो फॉर्मूला यूनिट मास पूछ रहा है। तो इकाई द्रव्यमान के बारे में आप समझ लेना कि पर्टिकुलर किसके बारे में बोलता है। तो जैसे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का खुद का परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, वो उसका इकाई द्रव्यमान है, वो उसका इकाई द्रव्यमान है। जैसे मैग्नीशियम का मैंने 24 बताया था, ऊपर क्वेश्चन में 24 बताया था, लेकिन पूछा कितने गया था उसमें? 144 ग्राम में। अब मैं 144 ग्राम जो मैग्नीशियम लेके आया हूं ना, उसमें फिर परमाणुओं की संख्या पूछी गई थी, लेकिन एक परमाणु में कितना था मेरा? खुद का 24 ग्राम था, तो उस 24 से डिवाइड करके मैंने 6 निकाला था। सेम चीज यहां पर बोला CaO सूत्र का सूत्र। अब CaO क्या एक अपने आप में होता है क्या चीज? नहीं होता है, CaO तो अलग अलग होता है। तो वहां पर मैग्नीशियम था तो मैंने 24 बता दिया था। यहाँ C का कितना होगा खुद का? ये 20 इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका 40 वेट हो जाएगा। इसका 16 परमाणु 8 परमाणु क्रमांक, तो वेट कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों को CaO बना दिया गया, मतलब मिला दिया गया, मतलब कितना हो गया? 56। ये 56 इसका क्या होगा? इकाई द्रव्यमान होगा। अब इकाई द्रव्यमान तो होगा, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर U भी दिया है, यहाँ पर G दिया है। G ग्राम को डिनोट करता है और ये यूनिट मास को डिनोट करता है। तो आपको यूनिट मास पूछा गया तो आपको U आंसर लेना है, ठीक है। ये U और G में बेसिकली हम लोग G में चलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि ग्राम में किसी भी चीज को मापा जाता है, U तो पढ़े नहीं होते इसलिए। तो बेसिकली आपका सही आंसर ये होता है, तो इसको आपको राइट आंसर लेना है, ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो 56 U आपका सही आंसर होगा। 56 कैसे आए? क्लियर हो गया होगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? अब जो उसी परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई बोल रहा है ना, वो किसके बराबर होता है? तो डायरेक्ट रट लेना, जैसे एवोगैड्रो संख्या को रटा था 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली इसको याद रखना, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg होती है। तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान होता है किसका? किसी भी चीज का एक परमाणु द्रव्यमान का इकाई इतना होता है। जैसे एवोगैड्रो किसी भी तत्व का एवोगैड्रो संख्या वही होता है, उसी प्रकार से परमाणु द्रव्यमान की इकाई यही होती है, ठीक। तो ये था आपके 25 क्वेश्चन। ये पहले चैप्टर से रिलेटेड थे, जिसमें अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है, मैटर के बारे में बताया जाता है, सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है, जो भी मिश्रण हो गया, यौगिक हो गया, तत्व हो गया, मतलब एलिमेंट और मिक्सचर हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया। बेसिक जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसी प्रकार से लगातार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा लगा सेशन तो शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।
सब्सक्राइब करोगे तो उससे आप ही का फायदा है, क्योंकि आपको तुरंत इसके वीडियो मिलते जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। धन्यवाद।